पल्लवी की दुनिया अपनी खुशियों, ख्वाहिशों और आराम से आगे कभी नहीं बढ़ी, जिसके चलते वो अपने आगे घर में किसी इंसान तो क्या, सामान पर भी ध्यान नहीं देती। राघव, या तो कैश दो या अकाउंट ट्रांसफर करो, पर जल्दी से पैसे दो, मुझे किटी पार्टी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। हर दूसरे दिन शॉपिंग करती रहती हो, फिर भी एक भी किटी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते तुम्हारे पास। ओ प्लीज, पल्लवी कभी ड्रेस रिपीट नहीं करती। अच्छा, अगर एक बार कोई ड्रेस रिपीट भी कर लोगी तो देशद्रोही नहीं बन जाओगी। उफ़ो, तुमसे बात करना मतलब कीचड़ में पत्थर मारने बराबर है। ये कहकर पल्लवी अपना पर्स लेकर घर से बाहर चली जाती है। लेकिन दिन पर दिन उसका ये बढ़ता एटीट्यूड राघव को परेशान करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद पल्लवी हॉल में बैठी अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि राघव वहां आता है। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। देखो, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। राघव पल्लवी के हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है। अब हो गई फ्री, चुपचाप चलो। दोनों सास के कमरे में पहुंचते हैं, जहां सास बेड पर लेटी होती है। सोती हुई मम्मी को दिखाने के लिए तुमने मेरी कॉल काट कर मुझे यहां लेकर आए? सीरियसली? हम अगले महीने की अपनी यूरोप ट्रिप का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। तुम अपने आप में इतनी अंधी हो गई हो कि घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ की तरफ ध्यान से देखो, उन्हें कैंसर है, कमजोरी में आदी हो गई है, लेकिन तुम्हें खबर तक नहीं। अगर तुम्हें अब भी ट्रिप पर जाना है तो पहले अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखना होगा, नहीं तो ट्रिप कैंसल। पति की बात सुनकर पल्लवी हैरान रह जाती है। नहीं, यू कांट डू दैट। तुम मेरी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। मैं पिछले 2 साल से इसे प्लान कर रही हूं। यूरोप इंपॉर्टेंट है या मम्मी? कल इन्हें ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिसके बाद से पूरे 1 महीने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और अगर तुम्हें यूरोप जाना है तो साबित करना होगा कि तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो। 1 महीने तक तुम्हें घर और बिजनेस में हेल्प के साथ एक शेल्टर में भी वॉलंटियर करना होगा। ये सब क्या बकवास है? मैं किसी शेल्टर में नहीं जाने वाली, और घर में काम के लिए हाउस हेल्प रख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं ऑपरेशन के साथ एक ही खर्च उठा सकता हूं, या तो हाउस हेल्प या ट्रिप। अब तुम डिसाइड कर लो। राघव की बात सुन पल्लवी गुस्से में उसे घूरते हुए पैर पटकती वहां से चली जाती है। और अगली सुबह सास को हॉस्पिटल लेकर जाने के साथ पल्लवी भी होमलेस शेल्टर में वॉलंटियर करने पहुंच जाती है। बाय गॉड, अगर बात यूरोप की नहीं होती तो लाइफ में अपनी किटी पार्टी मिस करके यहाँ कभी नहीं आती। वहां काम करते हुए पल्लवी का स्वभाव अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग सिर्फ उसकी मदद से ही बहुत खुश होते हैं, जिसे देख वो थोड़ा हैरान होती है और दोपहर तक अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल पहुंचती है। मम्मी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन ठीक रहा? क्या बात है, तुम अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच रही हो? ऑपरेशन अच्छे से हो गया, रूम में शिफ्ट कर दिया है, पर होश आने में और डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। देखो, तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूं कि अपने परिवार का बुरा सोचूं या उनके बारे में सोचूं ही नहीं। राघव मुस्कुराने लगता है और दोनों सास के कमरे में जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें राघव ऑफिस और हॉस्पिटल तो पल्लवी घर के साथ शेल्टर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सास डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। मैंने सुना तुम शेल्टर में वॉलंटियर कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू पल्लवी, ऐसे ही अच्छा काम करती रहना। अब पल्लवी इन बातों से परेशान होने की जगह खुशी खुशी घर में मदद के साथ सास की सेवा और शेल्टर में वॉलंटियर करती रहती है। अब उसके पहले वाला रूप और लाइफस्टाइल कहीं गायब सी हो जाती है। एक दोपहर पल्लवी शेल्टर से घर वापस आती है तो राघव को हॉल में बैठा रोते देख परेशान हो जाती है। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मम्मी जी ठीक है ना? अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मम्मी। राघव के इतना बोलते ही पल्लवी भी सिर पकड़कर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? अब क्या मैं अपनी मम्मी के जाने पर रो भी नहीं सकती? मम्मी ठीक होते होते चली कैसे गई? अरे क्या बकवास कर रही हो, मम्मी जिंदा है। हाँ? ऐसी बात है तो तुम यहाँ बैठे नदियाँ क्यों बहा रहे हो?
अरे वो तो आज फाइनल रिपोर्ट आई कि मम्मी का कैंसर ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। पति की बात सुन पल्लवी एक बार फिर अपना सर पकड़ लेती है। हाय रब्बा, पागल इंसान, खुद तो पागल हो ही और यहाँ ऐसे गंगा यमुना बहाकर मुझे भी पागल बना रहे हो। ऐसे में तो किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी ना। पल्लवी सास के कमरे में जाती है, जहाँ सास उसे अपनी कहानियां सुनाने के साथ उसके काम पर शाबाशी देने लगती है और इसी तरह दोनों घंटों तक एक साथ बैठी बातें करती रहती है। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर घर का काम करती है, जिसमें राघव भी उनकी मदद करता। मैंने तो राघव को बोला था, इतनी सख्ती मत कर, बहू को प्यार से समझा तो समझ जाएगी। माँ, बिना सख्ती के इतने सालों में जिम्मेदारी की स्पेलिंग तक नहीं सीखी और अब एक ही महीने में स्पेलिंग के साथ मतलब भी समझ लिया। पल्लवी को सिचुएशन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए सख्ती जरूरी थी। और मैं इस बात पर राजी हूँ कि हाँ, शायद प्यार से मैं लोगों की कदर करना, रिश्तों की कदर करना, अपनी इस घर और परिवार के लिए जिम्मेदारियाँ या अपनी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारियों को कभी ना समझ पाती और ना ही सीख पाती। अब तो राघव का दिया 1 महीना और उससे मिला काम सब पूरा हो गया। राघव अब तो बहू को उसकी यूरोप ट्रिप पर जाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहता माँ। उसे जो समझाना था वो समझ गई है, इसीलिए ये रहा उसका इनाम। राघव यूरोप की टिकट पल्लवी के हाथ में रखता है, जिसे देखकर पल्लवी खुश तो बहुत होती है पर उसे लेती नहीं। अरे क्या हुआ? तुझे तो हमेशा से सोलो ट्रिप पर यूरोप जाना था, अब टिकट सामने है तो पकड़ती क्यों नहीं? वो सोलो ट्रिप वाली और इस पल्लवी में अब जमीन आसमान का फर्क है माँ। यूरोप तो आज भी जाना है, पर आपके साथ, दोस्तों के साथ, पति पत्नी के साथ, और सोलो ट्रिप तो सब करते हैं। हम सास बहू वाली ट्रिप करेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि सास बहू भी दोस्त बन सकती है और बाकी सबसे ज्यादा धमाल भी कर सकती हैं। पल्लवी की बात सुन सास और राघव बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस बुढ़िया के साथ जाने के लिए तुझे 2 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिस्टर पतिदेव, इस टिकट को कैंसिल कर दो और 2 महीने बाद की 2 टिकट बुक कर लो। 2 महीने बाद दोनों बैग पैक किए तैयार हैं। तो सब तैयार? टैक्सी आ गई है? अरे हम तो तैयार ही हैं। अब बस यूरोप वालों को हमारे लिए तैयार होना पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं और इसी के साथ आखिरकार सास बहू की जोड़ी यूरोप के लिए रवाना होती है। राधा की सास सारा दिन सर खुजाती रहती है। अब घर वालों को तो इसकी आदत थी, लेकिन नई नवेली बहू वो कैसे मैनेज करे? क्या है सासू माँ, रहने दीजिए, मैं खाना बना लूंगी। उसी हाथ से जू मार रही है और उसी हाथ से रोटी। छी! किस तरह से तुम बात कर रही हो मेरी माँ के साथ? अरे हम लोगों को तो बचपन से आदत है, तुम भी देख लो और आदत डाल लो। अरे तो अपनी माँ से बोलो ना कि जू मार ले, इतने तो प्रोडक्ट है बाजार में। ले आ बहू तू ही कोई प्रोडक्ट, मैंने तो सारे शैम्पू से लेकर तेल ट्राई कर लिए। अरे यहाँ तक कि एक बार किसी ने माँ को कहा कि सर पर मिट्टी का तेल डाले तो उन्होंने वो भी डाल दिया था, है ना माँ? और नहीं तो क्या। अरे वो तो शुक्र है किसी ने माचिस नहीं जलाई, वरना ना तो खेत रहता ना खेती। और ना ही वहाँ जुए पलती। ये भी तो ठीक ही था माँ जी। तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। कितने बार मैंने इस औरत को बोला कि बहू आ जाएगी तो ठीक नहीं लगेगा, इलाज करवा ले, लेकिन नहीं। ये ले, आप इसे लगा लेना सर पर। ये क्या है जी? अरे जो भी हो लगा लीजिए, ये सारा दिन जो खबड़ खबड़ करती रहती है ना आप, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन मैं कुछ भी कैसा लगा लूं? पिताजी क्या है ये? बेटा ये ना गाय का मूत्र है, गोमूत्र। इसे लगाकर सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाय रे, छी छी, नाना मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए माँ जी, ये आपका बेटा है और वो पति, तो आप इन लोगों के सामने जैसे रहे इन लोगों को मैनेज हो जाता होगा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी मैनेज। अरे छी, घिन आती है मुझे आपके जुए देख देख कर। सास बहू की बात से शर्मिंदा हो जाती है
वो पति के हाथ से गाय के मूत्र की बोतल पकड़कर अंदर चली जाती है। बेटा भी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। माँ रुक, मैं भी आता हूँ। परेशान ना हो माँ, कोई बात नहीं है। और इसी इमोशनल अत्याचार के कारण इसके सर से जुएं नहीं जा पाई, वरना मैं तो पूरा देश घूम कर आया हूँ, कहीं ना कहीं से इसका इलाज करवा ही देता। बहू ससुर की तरफ गुस्से से देखती है और बड़बड़ करने लगती है। अरे कर देता तो कर देना चाहिए था ना ससुर जी, अब रसोई में पूरा आटा फेंकना पड़ेगा, बर्तन फिर से धोने पड़ेंगे। पता नहीं कहाँ शादी करा दी मेरे पापा ने। सास का सहारा तो छोड़ो, सर पर बला ही है ये औरत। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करे, घर में शांति रखने के लिए किसी ना किसी को तो चुप रहना ही होगा ना। तो उधर अंदर से पति बाहर आता है। क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा है तुम्हारा? पापा देखे ना माँ को जाकर, कैसी हो गई है उससे बाल धोकर। पति अंदर जाता है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया, जुएं सारी भाग गई क्या? तुम तो चुप ही रहो, समझी? सभी अंदर जाते हैं, जहां देखते हैं कि माँ के सर पर छोटी छोटी फूंसी हो गई है और वो दर्द से करा रही थी। हाय रे, मर गई, न जाने क्या दे दिया था, मेरे तो सारे सर पर दाने हो गए। गोमूत्र था माँ, कितना पवित्र होता है पता है ना? हाँ, लेकिन फिर क्यों जलन के मारे मेरा सर फटा जा रहा है? अरे चलो जल्दी से डॉक्टर के पास। सभी सास को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, अरे कैसे गंवार लोग हैं आप लोग, ये तो एसिड है, और एसिड से सर कौन धोता है? किसने कहा आपको ये करने के लिए, बोलिए। सास बहू की तरफ देखती है, तभी ससुर के पास एक फोन आता है। क्या मैं गलती से एसिड की बोतल ले आया? ओ मेरी बीवी, इसीलिए कितने दर्द में है वो। किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले चेक तो कर लिया करे कि शरीर पर इफेक्ट क्या हो रहा है। वैसे शुक्र है कि इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। किसी तरह सास को लेकर सब घर आ जाते हैं, लेकिन घर पर पति बीवी से बात करना बंद कर देता है। फिर एक रोज, माँ बैठ, मैं तेरे सर पर तेल लगाकर चोटी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कैसे करेगा, ये तो लड़कियों के काम है, मैं करती हूँ ना। माँ किसी तरह सर पर चोटी कर रही होती है कि बहू आ जाती है। वो सास से कंघी लेने ही वाली होती है कि पति, रहने दो, मेरी माँ की इस हालत की तुम जिम्मेदार हो, मैं कर लूंगा अपनी माँ का ध्यान और ख्याल। बीवी देखती है कि कैसे उसका पति अपनी माँ की चोटी बनाता है। जाइए हाथ धो लीजिए, इनके सर पर जुएं हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तो सब साफ है ना। माँ के सर पर वैसे ही इतने फोड़ों का दर्द है कि वो सर को हाथ भी नहीं लगा पा रही है। अरे रहने देना बेटा, इसमें बहू की क्या गलती है। बहू दोनों की बात सुनकर अंदर चली जाती है। फिर अगले रोज, हाय रे, मर गई, कोई है? अरे बेटा, बहू के चिल्लाने की आवाज आ रही है, क्या हो गया? बहू को जाकर बाहर देख। सभी बाहर जाते हैं, जहां बहू को एक कुत्ता काट कर भाग गया था। अरे बहू को कुत्ते ने काट लिया है, बेटा उठाओ उसे। लेकिन पापा, कुत्ता तो वहीं खड़ा है, कहीं वो मुझे भी ना काट ले। अरे पत्थर मारकर दूर भगाओ उस कुत्ते को और बहू को उठाओ। नहीं नहीं माँ, बेजुबान जानवर को नहीं मारते हैं, पता है ना एनिमल राइट्स वाले क्या करते हैं। अरे बीवी के राइट्स के बारे में भी सोच लो कि कुत्ते के अधिकार के बारे में यहाँ बहस करोगे। उठाओ मुझे। ना ना ना, मैं नहीं उठा सकता, मेरे कमर का तो वैसे ही बुरा हाल है बहू, मैं तो तुझे उठाऊंगा तो खुद ही उठ जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, घर का कोई सदस्य परेशान है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि दूर खड़े होकर ज्ञान। ला बहू हाथ दे। पति जल्दी से माँ का हाथ पीछे कर लेता है। अरे क्या हो गया, माँ जी का हाथ क्यों पीछे कर लिया? वो क्या है ना, माँ ने सर पर हाथ लगाया होगा तो वो गंदा होगा ना। रुको, मैं कहीं से ढूंढकर लकड़ी लाता हूँ। अरे इतना समय नहीं है, माँ जी हाथ दीजिए, मैं समझ चुकी हूँ जो आप लोग कहना चाहते हैं। सास बहू को हाथ देकर उठाती है और सोफे पर बिठा देती है। ओहो, सारा सोफा खराब हो जाएगा माँ।
पता नहीं आपके अंदर दया माया कहाँ चली गई। आप तो ऐसे ना थे। दया माया दोनों तरफ से आती है। तुमने मेरी माँ की जो हालत करी थी उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं रही। बहू, तेरी सास ने हम लोगों को संभाला है। उसने अपने सारे ख्वाब हमारे लिए छोड़ दिए और हम उसे सिर्फ एक जुए के लिए छोड़ दे, ये तूने सोचा भी कैसे? अरे रहने दो ना, क्यों उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं समझ गई। परिवार का नाम ही सबका साथ होता है। मुझे माफ करिए।